अक्सर कहा जाता है कि हर बड़े साम्राज्य के पीछे एक महान संस्थापक होता है ना। लेकिन देखिए, दिल्ली सल्तनत की कहानी में ना एक दिलचस्प मोड़ है। यहाँ सल्तनत की असली बुनियाद रखने वाला पहला नहीं बल्कि तीसरा सुल्तान था। तो सवाल ये उठता है कि कैसे कैसे एक गुलाम जिसे उसके अपने ही भाई बेच दे, वो बिल्कुल जीरो से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये कहानी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ये कहानी है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की और एक बिखरती हुई सल्तनत को ईंट दर ईंट अपने हाथों से बनाने की। तो कहानी की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के ठीक बाद। दिल्ली सल्तनत मतलब नाम के लिए तो बन गई थी, पर हकीकत में हर तरफ बस अफरा तफरी और कन्फ्यूजन था। माहौल कुछ ऐसा था कि लग रहा था ये नया नवेला राज्य बस बनने से पहले ही ढह जाएगा। और खतरा मतलब चारों तरफ से था। एक तरफ पश्चिम में गजनी से यल्दौज और सिंध से कुबाचा, दोनों दिल्ली पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे। सल्तनत के अंदर ही जो बड़े बड़े तुर्की सरदार थे, वो बगावत करने को तैयार बैठे थे। पूर्व में बंगाल और बिहार ने तो अपनी आज़ादी का ऐलान ही कर दिया था, और इन सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम के दरवाजे पर चंगेज खान की मंगोल फौजें दस्तक दे रही थी। मतलब एक साथ इतने सारे दुश्मन। तो सीधे सीधे कहें तो इल्तुतमिश को विरासत में कोई बना बनाया साम्राज्य नहीं मिला था। उसे मिला था बस एक नाम और कुछ ऐसे इलाके जो आपस में लड़ रहे थे। ये एक पजल के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा था जिन्हें जोड़कर एक तस्वीर बनाना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा था। और इसी पूरी उथल पुथल और अराजकता के बीच एक चेहरा सामने आता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कहानी भी देखिए, वो मध्य एशिया की इल्बारी जनजाति का था। काबिल था, होशियार था, लेकिन उसके अपने ही भाइयों ने उसे धोखे से गुलामी में बेच दिया था। लेकिन इल्तुतमिश का सफ़र किसी की रहमो करम पर नहीं टिका था। ये पूरी तरह से उसकी अपनी काबिलियत की कहानी थी। सोचिए, एक मामूली अमीर शिकार यानी शिकार का इंचार्ज, वहां से वो अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर ग्वालियर और बदायूं जैसे बड़े सूबों का गवर्नर बन गया। तो जाहिर है 1211 में जब दिल्ली के सरदारों ने ऐबक के नाकाबिल बेटे आराम शाह को हटाने का फैसला किया, तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी पर जाके टिकीं, इल्तुतमिश। तो सुल्तान तो बन गए, लेकिन ताज कांटों से भरा था। इल्तुतमिश को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सबसे पहला काम है सल्तनत को बचाना। घर के अंदर सुधार करने से पहले घर की दीवारों को मजबूत करना जरूरी था। मतलब बाहरी दुश्मनों से निपटना उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। और उसने एक एक करके अपने दुश्मनों का हिसाब करना शुरू किया। सबसे पहले तराइन के मैदान में उसने गजनी के शासक यल्दौज को हराया। इस एक जीत ने दिल्ली को हमेशा के लिए गजनी की परछाई से आज़ाद कर दिया। फिर बारी आई कुबाचा की। उसे भी पंजाब से खदेड़कर पश्चिमी बॉर्डर को सेफ किया। लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। चंगेज खां का एक दुश्मन भागकर इल्तुतमिश से पनाह मांगने आया। यहाँ इल्तुतमिश ने जबरदस्त समझदारी दिखाई। उसने शरण देने से साफ मना कर दिया, और इस एक कूटनीतिक फैसले ने पूरी दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के कहर से बचा लिया। तो चलिए, बाहरी दुश्मन तो निपट गए, बॉर्डर महफूज हो गए। अब शुरू होना था असली काम, घर को ठीक करने का काम, यानी इन बिखरे हुए इलाकों को एक मजबूत सल्तनत में बदलने का काम। और यहीं पर हमें इल्तुतमिश का असली रूप देखने को मिलता है। वो सिर्फ एक जंग जीतने वाला सिपाही नहीं, बल्कि एक साम्राज्य बनाने वाला आर्किटेक्ट था। उसने ऐसे कमाल के सुधार किए जिन्होंने जीती हुई जमीन को एक ठीक-ठाक चलने वाले एक मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। तो सोचिए, उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल कैसे रखा जाए? इसका जवाब था इक्ता सिस्टम। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। समझिए, उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स को सैलरी की जगह जमीन के बड़े बड़े टुकड़े दे दिए, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। अब इन कमांडरों का काम था उस इलाके से टैक्स वसूलना, वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए एक सेना भी तैयार रखना। देखिए, एक ही सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और रेवेन्यू तीनों मसले हल हो गए। अब सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। इसके लिए उसने बनाया तुर्कान-ए-चिहालगानी यानी 40 का समूह। ये कोई और नहीं बल्कि उसके 40 सबसे वफादार तुर्की गुलाम सरदार थे। उसने इन्हें सल्तनत में सबसे ऊंचे पद दिए। ये उसकी अपनी पर्सनल टीम थी, जिसका काम था ये पक्का करना कि सुल्तान के खिलाफ कोई सर न उठा सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो गया।
आर्मी कंट्रोल में आ गई। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि ये काफी नहीं है। किसी भी सल्तनत की असली ताकत उसकी इकोनॉमी होती है, और एक मजबूत इकोनॉमी के लिए चाहिए एक स्टेबल करेंसी। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। बाजार में कोई एक सिक्का नहीं था, हर इलाके का अपना अलग पैसा। इससे व्यापार करना, टैक्स वसूलना, सब कुछ कितना मुश्किल होता होगा। इल्तुतमिश ने इस पूरे कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया। उसने अरबी में लिखे हुए स्टैंडर्ड सिक्के जारी किए, जो अब पूरी सल्तनत में चलने वाले थे। और ये सिक्के थे 175 ग्रेन वजन का चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये सिर्फ पैसों का लेन देन आसान बनाने के लिए नहीं था, ये एक ऐलान था सल्तनत की आर्थिक आज़ादी का, उसकी अपनी पहचान का। सेना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था सब अपनी जगह पर था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, वो थी लेजिटिमेसी, यानी कानूनी मान्यता। मत भूलिए, वो एक गुलाम था। बहुत से लोग उसे असली सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। उसे अपनी हुकूमत पर एक पक्की मोहर चाहिए थी, और वो मोहर सिर्फ इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर से ही मिल सकती थी। और वो ऐतिहासिक दिन आया साल 1229 में। बगदाद के खलीफा, जो उस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के सर्वोच्च नेता माने जाते थे, उन्होंने इल्तुतमिश को बाकायदा हिंदुस्तान का सुल्तान का खिताब दिया। बस ये वो मोहर थी जिसकी जरूरत थी। इस एक पल ने दिल्ली सल्तनत को एक कानूनी तौर पर आज़ाद और मान्यता प्राप्त हुकूमत बना दिया। और इन्हीं सब वजहों से जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ज्यादातर इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, बल्कि इल्तुतमिश को मानते हैं। उसकी विरासत को अगर हम देखें तो उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की और दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया। उसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्टेबल इकोनॉमी की नींव रखी। और हाँ, दिल्ली की पहचान जो कुतुब मीनार है, उसे पूरा करवाने का श्रेय भी उसी को जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इल्तुतमिश ने एक कमजोर बिखरी हुई मिल्कियत को एक ऐसे ठोस और टिकाऊ साम्राज्य में बदल दिया जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत थी कि उस पर आने वाली कई सदियों तक दिल्ली सल्तनत कायम रही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचने वाली बात है कि अगर इल्तुतमिश न होता तो क्या दिल्ली सल्तनत कभी बन पाती, या अपने शुरुआती दिनों में ही बिखर कर रह जाती? ये सवाल हमें बताता है कि कभी-कभी इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए एक सही इंसान का सही वक्त पर होना कितना जरूरी होता है।